everyone, I hope you all are doing well. This is the lecture 1 part 2 of nuclear physics. ओके पार्ट 1 में हमने देखा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं और स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिज़िक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से हैं, और उसके अलावा हमने देखा था कि फ़ंडामेंटल फोर्सेस क्या हैं, क्योंकि फ़ंडामेंटल इंटरेक्शन की आप बात कर रहे हैं तो वो किसके दरमियान और किसके थ्रू होती हैं। तो फंडामेंटल इंटरेक्शन में आप इंटरेक्शन बिटवीन द फंडामेंटल पार्टिकल्स देखते हैं, जो पार्टिकल्स हमने डिस्कस किए थे पहले, उनके नेम्स वगैरह, उनकी कैटेगराइजेशन देखी विया द फंडामेंटल फोर्सेस, जिनमें हम 3 ऑफ द फोर्सेस को यूज़ करेंगे, क्योंकि येस इट इज़ न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो 3 मेन फोर्सेस होती हैं वो EM फोर्स विच इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स which is the strongest force, attractive force, and sometimes repulsive between the quarks, and thirdly the weak force, okay, which is also associated with the nucleus. तो इन 3 forces का हमने interaction देखना है between the fundamental particles, और between fundamental particles, and these fundamental particles are neutrons, protons एंड क्वार्क्स। ठीक है, इनके बारे में हम देखेंगे, और दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड हेड्रॉन्स की वैसे कैटेगरी में आते हैं। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उनमें देखेंगे, और क्वार्क टू क्वार्क देखेंगे। ठीक है, ये सारे देखेंगे, और उनके अलावा हम इनके मेडिएटिंग पार्टिकल्स भी देखेंगे कि क्या होंगे। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की आप इंटरेक्शन को स्टडी कर रहे हैं विया स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो इसमें विया न्यूक्लियर फोर्स, सॉरी, अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की इंटरेक्शन देख रहे हैं विया न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कहते हैं, या न्यूक्लियर फोर्स इज़ अ बेटर वर्ड, विया न्यूक्लियर फोर्स, तो उसमें जो मेडिएटिंग पार्टिकल है, या फिर वो पार्टिकल जो कि फोर्स कैरी करता है, या जिनके एक्सचेंज होने पे फोर्स ओरिजिनेट होती है, अपीयर होती है, वो पार्टिकल्स होते हैं पाई मेसॉन्स। ठीक है, जिन्हें हम पायोन्स कहते हैं। ओके, तो पायोन्स 3 टाइप के ही पॉसिबल हैं, कैसे वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वो वैसे होते हैं पाई 0, पाई +1 चार्ज जिन पे हो, एंड पाई जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, न्यूट्रल, +1 चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड क्वार्क्स के केस में अगर आप क्वार्क्स की देख रहे हैं इंटरेक्शन विया स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि क्वार्क्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया था कि न्यूक्लियॉन्स के दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है उसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, विच इज़ फंडामेंटली अराइजिंग ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन द क्वार्क्स। ठीक है, दिस फोर्स इज़ फंडामेंटली द स्ट्रॉन्ग फोर्स ही, लेकिन इनके दरमियान की स्पेसिफिक फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है, और उनके हम जो मेडिएटिंग पार्टिकल्स हैं उनको पायोन्स कहते हैं। दीज पायोन्स आर नॉट फंडामेंटल, दीज आर फर्दर मेड अप ऑफ क्वार्क्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो क्वार्क्स के दरमियान की अगर इंटरेक्शन को हम देख रहे हैं कि 2 क्वार्क्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं विया स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करती है, तो उनके जो मेडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं उनको हम नेम करते हैं ग्लूऑन्स। ठीक है, जो एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं, जिनकी एक्सचेंज करने पे इन फोर्स ओरिजिनेट होती है, तो उनको हम ग्लूऑन्स कहते हैं। और अगर वीक फोर्स एक्सचेंज हो रहा है तो इसकी डिटेल हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन इसका हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। उनके नेम्स, उनको हम Z बोज़ॉन और W बोज़ॉन्स कहते हैं। ओके, ग्लूऑन्स भी बोज़ॉन्स होते हैं, मीन्स इनके इंटीजर स्पिन होता है, ये भी इंटीजर स्पिन रखते होते हैं, और ये भी इंटीजर स्पिन रखते होते हैं। तमाम जो फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं वो इंटीजर स्पिन होते हैं, हैंस बोज़ोनिक टाइप होते हैं वो। ठीक है, फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, फोटॉन्स भी बोज़ॉन्स हैं। तो अभी हम बात कर देते हैं कि क्यों हम ये मेडिएटिंग पार्टिकल वगैरह की बात कर रहे हैं, या एक्सचेंज पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, वो डिटेल क्या है हम वो देखते हैं। तो ये कंसेप्ट सबसे पहले यूज़ किया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, युकावा ने भी इस आइडिया को यूज़ किया था, लेकिन बिफोर युकावा दिस आइडिया हैज़ बीन प्रपोज्ड, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए प्रपोज किया गया था। और इसके लिए जो
ये सारी स्टडी की गई थी, यही एक्सचेंज पार्टिकल वगैरह की, उसको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं। क्यों और कैसे ये अभी हमें पता चल जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को सबसे पहले ये सोचा जाता होता था, हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, इससे आगे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे और इसमें वो सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे जो सर ने करवाए हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन सबसे पहले ये सोचा जाता होता था कि फोर्सेस जो भी हैं वो इंस्टेंटेनियसली ट्रांसफ़र हो जाती हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मीन्स अगर एक बॉडी इधर है और एक बॉडी इधर है, दो चार्ज बॉडीज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इन नो टाइम इंस्टेंटेनियसली मीन्स कोई भी टाइम नहीं लगता, अगर मतलब ये करीब हैं या बहुत दूर हैं, फिर भी जितना भी डिस्टेंस हो, नो मैटर, ये इंस्टेंटेनियसली ट्रांसमिट हो जाती हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो ये पहले से हमेशा से ये कन्फ्यूजन रहती थी कि कैसे फोर्सेस ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और उसका मैकेनिज़्म बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इस सब में प्रोग्रेस आई, और फैराडे ने स्पेशली फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया था, फील्ड्स का कंसेप्ट फैराडे ने दिया था, जिसके अकॉर्डिंग उसने कहा था कि हर चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड एक फील्ड को जनरेट करता है जो कि तमाम स्पेस में मौजूद होती है। और उसने बताया था कि मतलब जो क्लोज़र है वहाँ पे जहाँ लाइन ज़्यादा क्लोज़र है, इट मीन्स द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड इज़ स्ट्रॉन्गर हियर, और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफ़ाइन किया और ये सारी चीज़ें। और फिर उसने बताया कि ये फील्ड्स क्योंकि ऑल द टाइम एग्जिस्ट करती रहती हैं, तो जब टू पार्टिकल्स की फील्ड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं तो ये ओवरलैपिंग एज अ रिज़ल्ट फोर्स को क्रिएट करती है बिटवीन टू पार्टिकल्स। अब वो फिर ओवरलैपिंग के नतीजे में नेट क्या इफ़ेक्ट होगा, कैसा मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, उसकी बेस पे दोनों की मोशन को चेंज मिलेगा या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। तो इसने फिर ये कंसेप्ट दिया कि फोर्सेस जो हैं वो एक्चुअली हम इनको बेटर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि दीज आर एक्सर्टेड बाय मींस ऑफ फील्ड्स। ठीक है, जब फील्ड्स इंटरेक्ट करती हैं और इंटरेक्शन के नतीजे में फील्ड वेक्टर्स कैंसिल आउट करते हैं और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो मोमेंटम एज रिजल्टेंट ट्रांसफ़र होता है और बाय मींस ऑफ दीज फील्ड्स, और फिर उस मोमेंटम ट्रांसफ़र की वजह से दोनों चार्ज पार्टिकल्स फिर अपनी रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में भी उनको मोमेंटम मिला है, वो मूव करते हैं, ऑल दैट स्टफ। लेकिन फिर इसके बाद इस चीज़ को और ज़्यादा प्रोग्रेस इसकी की गई, इस आइडिया की कि किस तरह से फोर्स ट्रांसमिट होती है बिटवीन टू बॉडीज़। तो इस चीज़ को और बेहतर तरीके से किया गया, और एट दैट टाइम क्वांटाइजेशन का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, इनको एज अ वेव ही लिया जाता था, और ये जो फील्ड्स थी ये कंटिन्यूस फील्ड होती थी, मींस हर पॉइंट पे ये डिफाइंड होती थी, और इसके साथ साथ जो भी एनर्जी ट्रांसफ़र होता था वो क्वांटा के फॉर्म में या फिक्स्ड एनर्जी की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि कंटिन्यूस एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफ़र होता था। लेकिन फोटोन्स एंड ये पार्टिकल थ्योरी और ये सारी चीज़ों के बाद हमें जब पता चला कि क्वांटाइजेशन एग्जिस्ट, तो फिर यहाँ पे ये इन क्लासिकल फील्ड्स को एक्सचेंज किया गया विद क्वांटम फील्ड्स, और क्वांटम फील्ड्स में फिर क्वांटम फील्ड थ्योरी आ जाती है जो इसमें अप्लाई हो जाती है। और क्वांटम फील्ड थ्योरी को अगर हम इस सारे आइडियाज़ पे अप्लाई करें तो हमें जो रिजल्टेंट फील्ड मिलती है वो एक क्वांटाइज्ड ईएम फील्ड मिलती है। ठीक है, जिसमें क्लासिकल फील्ड नहीं जनरेट होती जो कंटिन्यूस हो या ऐसा सब कुछ हो। इसमें इस फील्ड की ये खासियत होती है कि इसमें अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ये चार्ज पार्टिकल ऑल द टाइम फील्ड क्वांटा को इमिट करता रहेगा। फील्ड क्वांटा ऑफ द फील्ड ऑफ द स्पेसिफिक फील्ड। अगर ये ईएम फील्ड है तो क्वांटा ऑफ ईएम फील्ड ये इमिट करता रहेगा और एब्जॉर्ब करता रहेगा, इमिट एंड एब्जॉर्ब करता रहेगा ऑल द टाइम। और अगर इसके पास इसकी रेंज में जितना भी ये मतलब रह सकता है, जितना ये दूर जा सकता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई और चार्ज पार्टिकल इनकाउंटर हो जाता है तो वो फील्ड क्वांटा वो क्वांटम पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है और वो फिर इमिट करता है और ये फिर उसको एब्जॉर्ब करता है, और इस तरह से वो इंटरेक्शन होती रहती है और ये ऑल द टाइम इमिट एंड एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो ये इसके एब्जॉर्ब करता रहता है, ये इसके एब्जॉर्ब करता रहता है, ऑल दैट ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और ये इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन क्वांटा की फॉर्म में होती है कि अगर फॉर एग्जांपल एक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे आइसोलेटेड मौजूद है तो ये ऑल द टाइम इन क्वांटास को इमिट करता है,
ठीक है। इमिट करने के बाद डेल्टा टी टाइम के बाद ही इसको डेल्टा टी टाइम के अंदर ठीक है इसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है और ये इमिट और रीअब्जॉर्प्शन चलती रहती है हमेशा के लिए और ये ऑल द टाइम होती रहती है। और अगर इसकी आप हम देखेंगे इन फील्ड क्वांटा की एक रेंज भी होती है कि कितना दूर तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो रेंज हम डिफ़ाइन करेंगे। तो उस रेंज के अंदर अगर इसको एक और चार्ज पार्टिकल मिल जाता है तो ये जो फील्ड क्वांटा है ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्प्शन के बाद री इमिट करता है और री इमिट के बाद ये इसको एब्जॉर्ब करता है और ये इमिशन री एब्जॉर्प्शन चलती रहती है। और इस तरह से इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन चलता है और ये कम्युनिकेशन एज अ रिज़ल्ट हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का एक्सर्ट करना होता है या अपीयर होना होता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन वर्चुअल फोटोन को इमिट करता है तो लेट्स से एक वर्चुअल फोटोन को इमिट करता है, वो वर्चुअल फोटोन में अब कह रही हूँ क्योंकि ईएम फील्ड का जो फील्ड क्वांटा होता है या फोर्स कैरियर जो होता है वो फोटोन होता है, ठीक है। और तमाम फोटोन्स ऐसे पार्टिकल्स जो कि जिनकी क्रिएशन और जिनकी मुद्दत अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंडर कंस्ट्रेंट होती है उन सबको हम वर्चुअल पार्टिकल्स कहते हैं। जैसे ये होंगे और इनकी देखेंगे हम तो ये तमाम जो मेडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं या एक्सचेंज पार्टिकल्स होते हैं या फील्ड क्वांटा होते हैं ये सारे के सारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंडर बाउंड होते हैं। इनकी ज़िंदगी की जो मुद्दत है वो डेल्टा टी मैक्सिमम होती है या उससे कम होती है। तो ऐसे पार्टिकल्स जो हैं उनकी डिटेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल अनटिल अनलेस ये जो कंस्ट्रेंट है इसको ब्रेक कर दिया जाए, मींस कि इनको इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन सेटिस्फाई कर जाए सच दैट कि ये भी फ्री एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं इन दैट केस ओनली। तो ये इलेक्ट्रॉन जब वर्चुअल फोटोन को इमिट करता है तो इसकी एनर्जी कम होती है और ये रिकॉइल करता है इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और ये वर्चुअल फोटोन जब ये चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन मैं कह रही हूँ, चार्ज पार्टिकल मैं कह देती हूँ क्योंकि हाँ, तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करने के नतीजे में इसका मोमेंटम इंक्रीज़ होगा और ये इस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज जो है वो अगर हम इस पूरे सिस्टम का देखें तो ये P माइनस माइनस P दैट इज़ 2P। तो टोटल मोमेंटम चेंज हमें यहाँ पे मिला है और मोमेंटम चेंज हमें यहाँ पे मिला है और जो फोर्स है दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ नॉन ज़ीरो तो यहाँ पे हम जानते हैं कि फोर्स ट्रांसमिट हुई है इन अ टाइम डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी टाइम पे इस टाइम इंटरवल में फोर्स ट्रांसमिट हुई है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स बाय मींस ऑफ दैट वर्चुअल फोटोन या वर्चुअल पार्टिकल जो इसने इमिट किया और इसने एब्जॉर्ब किया और एमिशन और एब्जॉर्प्शन की वजह से इन दोनों की मोमेंटम चेंज हुए। मोमेंटम चेंज हो जाए तो इट मीन्स फोर्स एक्सर्ट हुई है क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर किसी चीज़ का मोमेंटम चेंज हुआ है देन इट इज़ एविडेंट दैट द फोर्स हैज़ बीन एक्सर्टेड। तो ये फोर्स फिर इस तरह से एक्सर्ट होती है कि एक पार्टिकल उस क्वांटा को इमिट करता है, दूसरा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और हाउ मेनी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ये इमिट कर रहा होगा, ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये भी देखा जा सकता है मीन्स के एट अ टाइम, क्योंकि अगर आपके पास 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं या मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल हैं, सबके साथ इंटरेक्शन हो रही होती है तो इट मीन्स के वर्चुअल फोटोन जो जनरेट हो रहे होंगे वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। सिर्फ एक नहीं होगा, मतलब एक ही इसने इमिट किया और एक ही मतलब वही बेचारा इधर उधर भागे जा रहा है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनकी पूरी रेंज है तो ये होल स्पेस में है और किसी भी टाइम में इनकी इमिशन एब्जॉर्प्शन होती रहती है ऑल द टाइम। लेकिन हर वर्चुअल फोटोन की जो मुद्दत है जीने की वो डेल्टा टी ही है, दैट इज़ वेरी स्मॉल ऑल्सो। और इस कंसेप्ट ने बहुत सारी प्रिडिक्शन की है और बहुत सारे कंसेप्ट्स को बहुत इजीली और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है और दैट इज़ वाई ये बहुत ही सक्सेसफुल कंसेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि फोर्सेस जो हैं दैट आर एक्सर्टेड एंड दैट आर लाइक ओरिजिनेटेड बाय मींस ऑफ एक्सचेंज ऑफ सम फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स, जिनके एक्सचेंज होने की वजह से मोमेंटम चेंज होता है। मोमेंटम चेंज मीन्स फोर्स का एक्सर्ट होना। और ये इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करता है कि वाई द फील्ड क्वांटा
या फिर जो फोर्सेस हैं उनको टाइम चाहिए एग्जर्ट होने के लिए, क्योंकि दे नीड टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. Okay, and which time, and this time is delta t, and that delta t cannot be 0. If delta t is equals to 0, then delta E has to be infinite as per by uncertainty principle. तो ये हो नहीं सकता. तो जो भी मुद्दतें हैं उनके जीने की वो हैं नॉन ज़ीरो, और डेल्टा ई भी नॉन ज़ीरो होगा और नॉन इन्फिनिटी होगा. तो ये कंसेप्ट वेल इस्टेब्लिश था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, जिसमें हमने ये डिस्क्राइब कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज एग्जर्टेड बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स ऐसे फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं और एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे के दरमियान, एंड ईच चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस अ क्वांटम फील्ड अराउंड इट, एंड दिस क्वांटम फील्ड में ये चार्ज पार्टिकल ऑल द टाइम फील्ड क्वांटा को इमिट करता रहता है और एब्जॉर्ब करता रहता है, और हर फील्ड क्वांटा की जो जीने की मुद्दत है वो डेल्टा टी है, एंड दिस डेल्टा टी इज़ गिवन बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. और इन टू पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन को हम मीन करते हैं कि एट एनी टाइम एक का फील्ड क्वांटा दूसरा एब्जॉर्ब करता है और दूसरा का ऐसे ही एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन होती रहती है, एमिशन एब्जॉर्प्शन होती रहती है एट ऑल द टाइम्स. और यही जो एमिशन एब्जॉर्प्शन है दैट इज़ समथिंग जो कि फोर्स को रिजल्ट करती है बाय मींस ऑफ चेंजिंग मोमेंटम व्हेन दे एब्जॉर्ब और इमिट द फील्ड क्वांटा. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल. नाउ युकावा की बात करते हैं. तो क्योंकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की इस तरह की फील्ड क्वांटाइजेशन करने के बहुत सारे सक्सेस रही थी, तो इसी तरह सोचा गया कि मे बी जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस में भी ये एग्जिस्ट करती है, ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है दैट न्यूक्लियर फोर्सेस भी एक दूसरे न्यूक्लियन जो इंट्रैक्शन है विच इज़ फंडामेंटल इंट्रैक्शन, एक तरह की हम लेते होते हैं कि न्यूक्लियन जो इंटरेक्शन है दैट अकर्स बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, और न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट होती है बाय मींस ऑफ सम एक्सचेंज पार्टिकल्स, एक्सचेंज और मेडिएटिंग पार्टिकल्स के थ्रू न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट होती है बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स. और ये एक्सचेंज पार्टिकल्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ये हमें आइडिया नहीं था, लेकिन हमने कहा था कि जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और उसकी फील्ड, इसी तरह न्यूक्लियर फील्ड भी एग्जिस्ट करती होगी फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस, जिसका कोई क्वांटा होगा, क्वांटा ऑफ न्यूक्लियर फील्ड भी होगा, जिसके एक्सचेंज होने की वजह से बिटवीन न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूक्लियर फोर्स एग्जर्ट होती है. तो दिस आइडिया वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय युकावा. इससे पहले हेज़नबर्ग ने भी इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की थी. फर्स्ट अप्रोच वाज गिवन बाय हेज़नबर्ग बाय 1932, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी. देन सक्सेसफुल थिंग वाज डन बाय युकावा एंड इट वाज डन इन 1935. और युकावा ने कहा कि न्यूक्लियर फोर्सेस भी क्वांटाइज्ड हैं, दे डू हैव एक्सचेंज पार्टिकल्स जिनके थ्रू न्यूक्लियर फोर्सेस एग्जर्ट होती हैं. वो एक्सचेंज पार्टिकल्स को इसने नेम किया एज पाई मेजोन्स. ठीक है, और मेजोन्स में ये वर्ड यूज़ किया जाता है फ्रॉम द वर्ड मेजो विच इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स मिडल, एंड इट इज़ बिकॉज जो इसने इन पार्टिकल्स का, इन मेडिएटिंग पार्टिकल्स का मैथ प्रिडिक्ट किया था अपनी कैलकुलेशन के थ्रू, दैट वाज इन बिटवीन द mass of electron and mass of nucleons. Mass of nucleons means mass of proton या न्यूट्रॉन which is 10⁻⁻27 kg के ऑर्डर में है, जबकि mass of electron जो -31 के ऑर्डर में है, जबकि mass of mesons जो है 10⁻29 या 28 समथिंग है which is in between these two masses. तो that is why इनको mesons उस रेफरेंस से कहा जाता था. और इन्हीं पाई mesons को which are the mediating particles for the nuclear forces, इनको पायोन्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो युकावा ने प्रपोज़ किया था कि दीज आर द मेडिएटिंग पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियर फोर्सेस को ओरिजिनेट करती हैं, एंड एक्सचेंज ऑफ दीज पार्टिकल्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स रिजल्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस. तो
ये सारे फिर प्रिडिक्शन हम देखते हैं कि इनके मास की प्रिडिक्शन क्या थी, इनके रेंज की प्रिडिक्शन क्या थी, वो सारी अभी हम टर्म बाय टर्म करते हैं। तो अभी तक आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने एक्सचेंज फोर्स मॉडल को प्रेजेंट किया। एक्सचेंज फोर्स मॉडल में हम ये कहते हैं कि फोर्सेस एक्सर्ट होती हैं बाय द एक्सचेंज ऑफ सम वर्चुअल पार्टिकल्स, एंड व्हाई वी कॉल देम वर्चुअल पार्टिकल्स, बिकॉज दे आर कंस्ट्रेंड बाय द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से ही वी कैन नॉट डिटेक्ट देम, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस डेल्टा टी टाइम के लिए एनर्जी वॉल्यूशन क्रिएट कर रही होती है। वो एनर्जी वॉल्यूशन सिर्फ डेल्टा टी टाइम के लिए अलाउ होती है, डेल्टा ई वॉल्यूशन सिर्फ डेल्टा टी टाइम के लिए अलाउ होती है। आफ्टर दैट इट इज़ नॉट अलाउड, और दैट इज़ वाई वो फिर वैनिश हो जाते हैं बिफोर वी जस्ट ऑब्जर्व देम, और दैट इज़ वाई हम उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन लैब्स में इनको प्रिपेयर किया गया है बाय पुटिंग दैम, या फिर उनको कंस्ट्रेंट से आज़ाद करके, वो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जीज चाहिए होती हैं। और रेंज की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ EM इंटरेक्शंस, कि ये कितनी दूर दूर तक चार्ज पार्टिकल्स हों फिर भी मतलब कि इंटरेक्शन हो पाए, तो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज पार्टिकल क्या होगा। तो ये वैसे एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिंड है, और वो अगर हम देखें तो हमें पता है कि रेंज इनफाइनाइट है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली इसमें एक्चुअली जो हुआ था वो यही है कि हमें रेंज पहले से एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन पता है, और इससे हम फिर उन एक्सचेंज पार्टिकल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, उनका मास क्या होगा, फॉर एग्जांपल वो डेल्टा टी कितने टाइम तक वो रहेंगे एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ जाता है कि आप इनकी रेंज फाइंड आउट करें गिवन दैट द एक्सचेंज पार्टिकल इज़ फोटोन, अगर आपने वो उन्होंने बता दिया है तो फिर तो ईजी हो जाता है। तो मैं सबसे पहले मास फाइंड आउट करूँगी ऑफ EM क्वांटा, कैरियर क्वांटा या फील्ड क्वांटा के लिए, ठीक है। इनके मैसेज को देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो फोटोन्स ही आते हैं, और इसी तरह स्ट्रॉन्ग फोर्स के लिए देखेंगे, और फिर उसके बाद मैं इनकी रेंज को डिस्कस कर लूँगी। मींस कि अगर आपको रेंज के लिए कह दिया गया हो, क्योंकि मेनली फंडामेंटली तो यही था कि पहले आपको रेंजेस पहले से पता थी, फिर आपने इस थ्योरी में एक्सचेंज पार्टिकल के लिए जब ये चीज़ें अप्लाई की तो फिर आपने फिर देखा कि उनके मैसेज क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या आ रही हैं और क्या होनी चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपने कहा कि इनका ये क्वांटा होना चाहिए। तो ये इस तरह से हुआ था। तो मास ऑफ EM फील्ड क्वांटा की अगर हम बात करें तो इसके लिए सबसे पहले हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कोड करते हैं, विच सेज दैट शुड होल्ड, ठीक है। और फिर हम ये अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि डेल्टा E डेल्टा T शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एज कट, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू एज कट बाय 2 है तो हम कहते हैं कि लेट्स से अप्रॉक्सीमेटली हम एज कट कह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है, या ऑन एवरेज ये हो सकता है। नाउ क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं क्वांटम पार्टिकल्स दैट नियरली ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट, तो डेल्टा T के लिए हम लिखते हैं कि हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस लेट्स से उसकी रेंज है डिवाइडेड बाय टाइम, जो मतलब मैक्सिमम वो ले सकता है, क्योंकि हम रेंज को डिफाइन करना चाहते हैं। तो रेंज विड बी इक्वल्स टू स्पीड हम स्पीड ऑफ लाइट ले लेते हैं, क्योंकि ये क्वांटम पार्टिकल जो कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं विल स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब तक ही मूव कर रहे होते हैं। देन R विल बी इक्वल्स टू C डेल्टा T, ठीक है। तो R इज इक्वल्स टू C डेल्टा T विल बी इक्वल्स टू, ये डेल्टा T इधर रहने देते हैं, तो R बाई C के ये इक्वल हो जाएगी डेल्टा T की वैल्यू, और डेल्टा E जो है दैट विल बी द रेस्ट मास ऑफ द फील्ड क्वांटा। तो दैट विल बी लेट्स से डेल्टा MC स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी उसको हम उसकी ये होगी, जो कि इतनी एनर्जी वॉल्यूशन क्योंकि है ना, विच इज़ इक्वल्स टू द क्रिएशन ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। तो अभी ये अगर हम ये इक्वेशन अप्लाई करें, ये पुटिंग करें इसमें इसकी वैल्यूज़, तो हम रेंज फाइंड आउट करना चाहते हैं। नो वी वांट टू फाइंड आउट डेल्टा M विच इज़ द मास ऑफ द पार्टिकल, और एनर्जी वैल्यूएशन जितनी चाहिए इसके क्रिएशन के लिए वर्चुअल फोटोन की, ठीक है। तो हमें डेल्टा M फाइंड आउट करना है, तो हम ये एज कट इधर ले जाते हैं, CV और R डिवाइड कर देते हैं C स्क्वायर, और रेंज हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन की इन्फिनिटी होती है, तो अगर इसमें पुट करें तो दैट इज़ 1/, विच इज़ इक्वल्स टू 0, तो डेल्टा M इज़ इक्वल्स टू 0। तो दिस इज़ अ मैसलेस पार्टिकल, और एनर्जी वॉल्यूशन जो इसके लिए चाहिए वो दैट एनर्जी वॉल्यूशन इज़ 0, डेल्टा T विल बी इन्फिनिटी इन दैट वे। तो जो वर्चुअल पार्टिकल डेल्टा M 0 है, और वो फोटोन्स ही हैं जो कि मैसलेस पार्टिकल्स हैं,
और इसके अलावा बोसोन्स हैं वो सारी चीज़ें भी, तो जिसकी वजह से हम फोटोन कहते हैं। तो डेल्टा टी जो है वो इन्फिनिटी बनता है, क्योंकि दिस इज़ आर बाय सी, क्योंकि आर जो है वो इन्फिनिटी है बाय सी, तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा रेंज इसकी। और डेल्टा टी जो है दैट विल बी इन्फिनिटी, इट मीन्स कि दे कैन एग्जिस्ट फॉर एवर। और ये इंटरेक्शन इन्फिनिटीज़ के डिस्टेंस तक हो सकती है एंड इनफाइनाइट टाइम तक ये वर्चुअल फोटोन एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डेल्टा टी इनफाइनाइट आया है क्योंकि यहाँ पे हमने रेंज की बात की है, मतलब मैक्सिमम वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। अगर डिस्टेंस हम फाइनाइट कर दें तो टाइम भी फाइनाइट हो जाएगा और इनर्जीज़ भी फाइनाइट हो जाएंगी, तो जो कि रियल लाइफ केसेस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एक्सट्रीम केसेस की बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई ऐसे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इनफाइनाइट टाइम ही चाहिए, तो ये कर सकते हैं। और दो ये सारी चीज़ें हैं, फिर भी जो स्पीड है उसकी वर्चुअल फोटोन की ट्रैवल करने की फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, वो फाइनाइट है, विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है। और अभी हम रेंज ऑफ ईएम फोर्स की बात करते हैं। अगर आपने रेंज ऑफ ईएम फोर्स निकालनी है, गिवन दैट द फोर्स कैरियर्स आर फोटोन्स विच हैव डेल्टा एम रेस्ट मास 0 जिनका, तो ये डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली एज कट एंड डेल्टा टी आपने अभी देखा था कि दैट वाज आर बाय सी, तो डेल्टा एम सी स्क्वेयर है, आर बाय सी एज कट, और ये एक सी कैंसिल, आर इधर रहने देंगे और एज कट डिवाइडेड बाय डेल्टा एम सी कर देंगे। डेल्टा एम 0 है तो वो पुट करेंगे तो आर विल बी इक्वल्स टू 1/0 विच इज़ इन्फिनिटी। तो ये रेंज हमें पता चल गई ईएम फोर्स की विच इज़ इन्फिनिटी। तो इस तरह से हमने, अगर मैथ्स आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है तो हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे उसका, और रेंज अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हम इस तरह से करना चाहेंगे। अभी हम स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की बात करते हैं, और जो फेमन डायग्राम है वो भी अभी हम ड्रॉ करना सीखेंगे और उसे ड्रॉ करेंगे, और 3 टाइप्स ऑफ जो इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो भी हम देखेंगे कि वो कौन से हैं। तो जो रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता है कि वो 1.7 फेम्टोमीटर है। 1.7 फेम्टोमीटर, फेम्टो मीन्स 10⁻⁻15 मीटर। तो ये अगर हम सिमिलर इसी फार्मूला में यूज़ करें जो कि इसके लिए था, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है, तो ये हम इसके लिए भी लिख सकते हैं, वो डेल्टा एम सी एच कट डिवाइडेड बाय आर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो इसमें ये वाली वैल्यूज़ अगर हम पुट करें, एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो एक एच कट की वैल्यू हम पुट करते हैं 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻34 डिवाइडेड बाय 2 पाई होता है एच कट, और आर जो है 1.7 मल्टीप्लाई 10⁻15 है, और जो सी है विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई 10⁻+8 है। तो डेल्टा एम जो हमारे पास एज अ रिज़ल्ट आता है वो 2 मल्टीप्लाई 10⁻28 kg आता है, ठीक है। एंड दिस इज़ अबाउट 220 टाइम्स द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स डेल्टा एम से आप एम ई डिवाइड करें, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻31 करें तो आपके पास रिज़ल्ट जो है 220 आएगा। तो एम ई को उधर ले जाएं तो डेल्टा एम इज़ इक्वल्स टू 220 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास आता है। तो दीज आर हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, हैवियर हैं इलेक्ट्रॉन से, जो कि स्ट्रॉन्ग या न्यूक्लियर इंटरेक्शन विल बी अ बेटर वर्ड। ये जो कैलकुलेशन है ये न्यूक्लियर फोर्स की हद वाली है, मीन्स जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान हो रही होती है, ये उसकी कैलकुलेशन है, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स की है। तो वर्ड इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन यूज़ किया गया विच इज़ वी नो कि वो है, लेकिन बस यहाँ तक ये क्लियर हो चुका है, हमने मैथ्स इसका प्रिडिक्ट कर दिया है, और ये प्रिडिक्टेड मैथ्स कंफर्म भी हुआ था एक्सपेरिमेंटली। हमें ऐसे पार्टिकल्स मिले थे, पहले म्यूऑन्स मिले थे, म्यूऑन्स को हमने समझा कि लेट्स से वो हैं ये, लेकिन उसमें कुछ आ रही थी स्पिन, इसका ऐसा था जो कि वैलिड नहीं था। ओन्स जो हैं फर्मियोन्स थे, तो जो भी फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे बोसोन्स होते हैं, सच दैट कि वो स्पिन स्टेट्स को चेंज नहीं करते। तो क्योंकि वो फर्मियोन्स थे, दैट इज़ वाई वो म्यूऑन्स नहीं, वो मतलब मेसोन्स नहीं हो सकते थे। बट लेटर ऑन इसी मैथ्स के 2 पार्टिकल्स डिस्कवर हुए जिनकी वही प्रॉपर्टीज़ थी जो युकावा ने प्रिडिक्ट की थी, एंड आफ्टर दैट उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था फॉर प्रिडिक्टिंग दीज पार्टिकल्स। और इस तरह से इसका मॉडल, मतलब इसकी एक्सप्लेनेशन कंफर्म हुई थी, विच वाज फर्दर रिफाइंड
जब क्वार्क मॉडल वगैरह आए, लेकिन आइडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। और तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के लिए हमने मैथ को फाइंड आउट कर लिया। इसी तरह हम इसकी रेंज को वाइस वर्सा फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसका हमें मैथ हम इसमें पुट करें। तो यही मैथ्स को पुट करते हुए हम इसकी रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं, विच विल बी ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर फेमटोमीटर्स में इसकी रेंज आ जाएगी, और दिस इज़ अ शॉर्ट रेंज एज अ रिज़ल्ट। फिर यहाँ पे कलर चार्जेस का कंसेप्ट भी बताया गया है कि कलर चार्जेस क्या होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। इसी तरह कलर चार्जेस होते हैं, और ये चार्जेस इनका होना इज़ द एविडेंस ऑफ बीइंग कैपेबल ऑफ एक्सर्टिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स। और ये कलर चार्जेस 3 वेराइटीज़ में आते हैं, जिनको हम कलर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ये 3 कलर चार्जेस होते हैं, और ये क्वर्क्स पे होते हैं कलर चार्जेस, बिकॉज क्वर्क्स आर फंडामेंटली दोज जो कि कैपेबल हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट करने के बाय मींस ऑफ एक्सचेंजिंग ग्लूऑन्स विच आर देयर मेडिएटिंग पार्टिकल्स। और ग्लूऑन्स जो हैं ये मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक फोटॉन्स। तो ये क्योंकि सर ने लिखवाया था, दैट इज़ वाई मैं ये लिख रही हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि जो मेसोन्स हैं, ठीक है, पाई मेसोन्स स्पेशली एज मेडिएटिंग या एक्सचेंज पार्टिकल्स ऑफ फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, वो कितनी काइंड्स के हो सकते हैं। ठीक है, उनकी इक्वेशंस को लिखेंगे, उनमें कैसे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन होती है, वो इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं, और उसे फेमन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियॉन इंटरेक्शन हो सकती है। प्रोटॉन के दरमियान, ठीक है, हम जानते हैं प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान न्यूक्लियर फोर्स एक्सर्ट होती है। ठीक है, इसी तरह न्यूट्रॉन एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह न्यूट्रॉन प्रोटॉन। तो ये 3 काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन हैं जो कि न्यूक्लियस में होती हैं बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। तो इन 3 टाइप्स ऑफ फोर्सेस के लिए 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस के लिए 3 मेसोन्स एग्जिस्ट करते हैं, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, कौन कौन से किस कैटेगरी में आएंगे हम वो देखते हैं, और वो ऐसे होंगे जो कि चार्ज कंजर्वेशन को, स्पिन कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करते होंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटॉन इंटरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, और ये सिंपल सी ये चीज़ें होंगी जिसमें आपको बस ये आइडिया हो जाएगा कि अगर आप प्रोटॉन ले रहे हैं तो आप उसमें कौन सा मेसोन मेंशन करेंगे, पाई 0 करेंगे, पाई -1 करेंगे, या पाई +1 करेंगे। ठीक है, ये आपको इससे समझ आ जाएगा। प्रोटॉन इंटरेक्शन अगर देखी जाए तो एक तरफ हमारे पास एक प्रोटॉन होगा, और ये प्रोटॉन एक पार्टिकल को इमिट करेगा। ठीक है, वो पार्टिकल क्या है हमें नहीं पता अभी, तो मैं लेट्स से उसे कह देती हूँ वो एक्स पार्टिकल है, उसे इमिट करेगा और खुद वैसा ही रहेगा जैसे वो था। इसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स ये न्यूक्लियॉन ही रहेगा, मतलब प्रोटॉन ही रहेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वन पार्ट। और इस पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर प्रोटॉन है, ठीक है, तो इस पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो +1 इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो यहाँ पे भी प्रोटॉन है तो इस पे भी +1 इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इसका इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 0, क्योंकि अगर इसका कोई और इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज विल नॉट बी सेटिस्फाइड इन दैट इक्वेशन, तो हम वो नहीं चाहते। तो इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रिक चार्ज दैट शुड बी 1। और उसके अलावा हम जानते हैं प्रोटॉन जो है फर्मियन है और हाफ स्पिन है इसकी, तो यहाँ पे भी प्रोटॉन है, इसकी भी हाफ स्पिन है। क्योंकि स्पिन इन दोनों की चेंज नहीं हुई तो इसकी स्पिन जो है, और दोनों साइड पे स्पिन कंजर्व रहनी चाहिए, तो इसकी स्पिन जो है वो 0 होनी चाहिए, ताकि ये एनर्जी स्पिन कंजर्वेशन को भी वोलेट ना करे। तो ये ऐसा पार्टिकल होगा जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज भी 0 और जिसका स्पिन भी 0 होगा, इंटीजर स्पिन, दैट इज़ वाई से बोसॉन कहते हैं। और ये वाला पार्टिकल जो है दैट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय अनदर प्रोटॉन। ठीक है, और प्रोटॉन ही रहेगा वो भी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि ये सारी की सारी ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे भी 1 है, इस साइड पे भी टोटल 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे स्पिन जो है टोटल 1/2 + 0 है, यहाँ पे भी 1/2 है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये कंजर्वेशन है। तो इसको यहाँ x की जगह हम पाई लिख देते होते हैं, और उसकी इधर यहाँ पे पाई 0 विच इज़ पाई 0 न्यूट्रल जो है पायोन है, ये न्यूट्रल पायोन। ठीक है,
ये पाए मेज़ोन को ना, पाए मेज़ोन या पी मेज़ोन भी इसे कह देते होते हैं कभी कभी, तो ये जो है इनको हम पायोन्स भी कहते हैं इन साहिब को। तो इन ये जो न्यूट्रल पायोन है वो हम देख सकते हैं कि वो तब होगा एक्सचेंज व्हेन पी पी इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। तो अगर यहाँ पे आप इसकी चार्ज ले आते हो तो चार्ज लाना वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, तो इस पर चार्ज नहीं आ सकता। तो चार्ज पायोन कैन नॉट बी एक्सचेंज बिटवीन टू सिमिलर, अगर हम प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में देखते हैं कि वो हो सकेगा या नहीं, तो न्यूट्रल जो पायोन है दैट इज़ एक्सचेंज बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन इंटरेक्शन, चार्ज पायोन नहीं होता। तो ये फिर पी पी इंटरेक्शन में जो मेडिएटिंग पार्टिकल होगा वो पाई ज़ीरो होगा, ठीक है। और अब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0, स्पिन उसका 1/2। तो ये अगर न्यूट्रॉन ही रिजल्ट करेगा प्लस एक मेज़ोन, ठीक है। अब ये कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो इसको भी 0 ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 1 हुआ तो चार्ज कंजर्वेशन विल नॉट होल्ड, और अगर ये -1 हुआ तो भी होल्ड नहीं करेगा, तो ये 0 ही होना चाहिए। और स्पिन के अकॉर्डिंग भी ये 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें एक न्यूट्रल मेज़ोन ही मिलता है विच इज़ न्यूट्रल पाई मेज़ोन, एंड हेंस हमें पता चला कि जब टू सिमिलर न्यूक्लियॉन्स के दरमियान की इंटरेक्शन होगी ना, वो होगी बाय मींस ऑफ न्यूट्रल पायोन, ठीक है, विच इज़ पाई ज़ीरो। यहाँ पे भी हम इसकी इक्वेशन को पूरा कर सकते हैं। दिस पायोन विल बी एब्जॉर्ब बाय अनदर न्यूट्रॉन जो कि कहीं अदर जगह में मौजूद होगा। लेट्स से ये N1 न्यूट्रॉन है, ये भी N1 ही है, ठीक है। ये N1 में से नेम दे देती हूँ कि ये पहला वाला एक प्रोटॉन है और ये दूसरा वाला प्रोटॉन है, ये वाला जिसने एब्जॉर्ब किया है इसके इमिट किए हुए पायोन को। तो और ये न्यूट्रॉन 1 है, ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्शन में ये न्यूट्रॉन 1 है जिसने इमिट किया पायोन को, और वो न्यूट्रॉन ही है। और दिस इमिटेड पायोन विल बी एब्जॉर्ब बाय अनदर न्यूट्रॉन जो मौजूद था उसकी विसिनिटी में, जहाँ तक उसकी रेंज है, और ये रहा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल पायोन्स आर मेडिएटेड आर द मेडिएटिंग पार्टिकल्स बिटवीन टू सिमिलर न्यूक्लियॉन इंटरेक्शंस, ठीक है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के केस में देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट्स से एक न्यूट्रॉन है इधर और एक है प्रोटॉन, इसको P1 का नाम दे देते हैं। तो इनके दरमियान जो है एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल हो रहा है। लेट्स से हम N1 को पहला पार्टिकल ले लेते होते हैं, इसको भी पहला ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो N1 लेते हैं, दैट विल इमिट X, ठीक है, एक मेज़ोन को इमिट करेगा जिसकी हम देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, प्लस न्यूट्रॉन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और इसकी जो चार्ज है इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो इसका भी चार्ज जो है वो 0 होना चाहिए। और स्पिन जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी हाफ़ है, ये भी हाफ़ है, तो इसकी स्पिन जो है 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो एब्जॉर्ब कर लेगा प्रोटॉन, सॉरी दिस इज़, और ये प्रोटॉन एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे इसका चार्ज होता है वो 1 है, यहाँ पे भी इसका चार्ज 1 है, और ये सारी कंजर्वेशन स्टिल होल्ड कर रही है। तो इट मीन्स NP इंटरेक्शन में न्यूट्रल मेज़ोन का एज मेडिएटिंग पार्टिकल होना इज़ वैलिड। अब हम देखते हैं कि कोई चार्ज पार्टिकल भी इसमें मेडिएटिंग पार्टिकल का रोल अदा कर सकता है या नहीं। अभी तक जो भी न्यूट्रल पायोन जिनमें शेयर हुए थे ना, उनमें हमने देखा कि न्यूट्रॉन ही रहा था आफ्टर इमिटिंग द, क्या इसे कहते हैं, मेडिएटिंग पार्टिकल, और प्रोटॉन ही रहा इवन आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिएटिंग पार्टिकल। सिमिलर हैपन विद N इंटरेक्शन एंड PP इंटरेक्शन। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि जो न्यूट्रॉन है, ठीक है, अपॉन द इमिशन ऑफ अ मेडिएटिंग पार्टिकल चेंजेस इनटू प्रोटॉन, ठीक है। तो ये 1 में वैसे मेंशन नहीं करती, ये ना हो आप उसे कोई क्वांटम नंबर समझ लें। तो इस तरह से, ठीक है, इस पे न्यूट्रल चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है तो यहाँ पे +1 चार्ज है, तो इधर यहाँ पे चार्ज -1 होना चाहिए, सच दैट -1 + 1 जो है 0 बन जाएगा, सच दैट चार्ज कंजर्वेशन होल्ड्स। ये भी फर्मियोन, ये भी फर्मियोन, इट हैज़ टू बी बोसॉन ऑफ 0 पैरिटी 0 स्पिन। तो ये इस तरह से, और ये फिर नाउ ये जो पार्टिकल जो इमिट इसने किया है दैट कुड बी एब्जॉर्ब बाय सम अदर प्रोटॉन, ठीक है,
जो कि न्यूट्रॉन ही रिजल्ट कर दे, ठीक है, दैट इज़ वैलिड टू। और एक इस तरह का प्रोसेस हो सकता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें वैलिडेटेड हैं, मींस स्पिन भी और चार्ज भी, तो ये वाला प्रोसेस हो सकता है। और इस मेज़ोन को हम π-1 मेज़ोन कहते हैं और इसकी ये चार्ज्ड मेज़ोन होता है जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। जैसे हम ये देख सकते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। उसके अलावा हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं। क्या ये अगर यही मैं रखूँ तो क्या ये वाला मेज़ोन एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर सकता है अगेन। तो ये अगर हम देखें तो दैट शुड रिज़ल्ट न्यूक्लियन, कोई भी न्यूक्लियन मैं अभी लिख देती हूँ, जिसका जो चार्ज होगा वो -1 + 0 विच इज़ -1 होना चाहिए। और न्यूक्लियस में क्योंकि ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो नेगेटिवली चार्ज हो, दैट इज़ वाई ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो चार्ज्ड जो पायोन है वो NP इंटरेक्शन में हो सकता है एक्सचेंज, ठीक है। ये N ने इमिट किया पायोन विच वाज एब्जॉर्ब बाय प्रोटॉन, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो सकता है बिटवीन NP इंटरेक्शन। अब ये NP इंटरेक्शन ऑर्डर मैटर्स टू। अगर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ है प्रोटॉन में तो वो π-1 इमिट करेगा, लेकिन अगर लेट्स से प्रोटॉन पहला था जिसका चार्ज 1 है, वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में तो इसका जो मेज़ोन बनेगा वो यहाँ पे 1 चार्ज है तो यहाँ पे भी 0 + 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जो पाई मेज़ोन बनता है वो +1 बनता है। तो ये PN इंटरेक्शन हो जाएगी और ये वाला मेज़ोन विल बी एब्जॉर्ब बाय अ न्यूट्रॉन जो कि प्रोटॉन बन जाएगा। तो PN इंटरेक्शन इन दैट सेंस हम देख सकते हैं इनमें दोनों में मेडिएटिंग पार्टिकल्स डिफरेंट हैं। PN इंटरेक्शन में π-1 है और NP इंटरेक्शन में π-1 है और NNPP इंटरेक्शन में न्यूट्रल मेज़ोन है और NP इंटरेक्शन में भी न्यूट्रल मेज़ोन होता है। और NP हो या PN दोनों में न्यूट्रल मेज़ोन हो सकता है और सेम हो सकता है, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है कि अगर NP है तो उसमें नेगेटिव पायोन नेगेटिवली चार्ज पायोन हो सकता है और इसी तरह PN इंटरेक्शन है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज मेज़ोन हो सकता है। तो 3 काइंड्स ऑफ मेज़ोन्स हमने देखे हैं, π0, π-1 एंड π1। दीज आर द 3 पाई मेज़ोन्स जिन्हें हम पायोन्स कहते हैं। दीज 2 आर चार्ज पायोन्स जो कि न्यूक्लियन की नेचर को चेंज कर देते हैं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन बना देते हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन। और दिस इज़ द न्यूट्रल वन जो कि स्टेट को चेंज नहीं करता, मींस कि न्यूक्लियन ही रहता है जैसे वो मतलब पहला था, जैसा वो पहला था, मतलब न्यूट्रॉन ही रहता है इवन आफ्टर द इमिशन या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रल पायोन। एंड दे ऑल हैव डिफरेंट मैसेज probably and hence जो ये forces exert करते हैं these are actually slightly different in magnitude, means प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये मतलब आगे इसके कंसिक्वेंसेस आते हैं जिनको अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मींस इनके अगर मैसेज डिफरेंट है पार्टिकल्स के तो जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है वो भी डिफरेंट हो जाती है। और युकावा ने ये सारी जो थ्योरी मेज़ोन्स की थी, इसकी इस्टेब्लिशमेंट जब इसने क्वांटम मैकेनिकली अप्लाई की तो उसने एक पोटेंशियल को पाया कैलकुलेशन के रिज़ल्ट में विच वाज G² e⁻⁻r/r डिवाइडेड बाय r, ठीक है। इसे युकावा पोटेंशियल कहते हैं और ये पोटेंशियल है न्यूक्लियर फोर्सेस का पोटेंशियल विच इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ मेज़ोन्स, पाई मेज़ोन्स, ठीक है। तो ये इस थ्योरी का नतीजतन जो आता है रिज़ल्टेंट जो पोटेंशियल डेवलप किया है वो आता है, जिसको ये जिस तरह से हम यहाँ पे फॉर्मूलेशन दे सकते हैं। यहाँ पे ये सारी फॉर्मूलेशन यूज़ की गई है जिसके नतीजे में यहाँ पे हमें ये पोटेंशियल मिलता है विच इज़ द युकावा पोटेंशियल बिटवीन 2 न्यूक्लियॉन्स